Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am Quratul Noor. Today the topic of discussion is mole. बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मॉल जो सा है, सोच रहे होंगे बच्चे, बल्कि सोचते भी होंगे कि एवोगैड्रोस के नंबर के अंदर हमने मॉल्स को डिस्कस किया। हमने ग्राम एटॉमिक मैथ, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ, ग्राम फार्मूला मैथ्स में हमने मॉल को डिस्कस किया कि सबको हमने इसके इक्वल कर दिया मॉल को, कि जितने भी चीज़ें हैं वो किसके इक्वल हैं, 1 मोल के, कि अगर हम ज़्यादा लें तो वो 2 मोल के, अगर हम उससे ज़्यादा लें तो 3 मोल्स के इक्वल हैं। ठीक है, हमने यही देखा है। तो मोल है क्या चीज़? मोल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि मोल जो सा है ना, इधर स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है। जैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट यूज़ करते थे ना, AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो क्या है, 1.008 AMU हम कोई यूनिट लगाते हैं ना। इसी तरह मोल भी किसका यूनिट है? ग्राम का यूनिट है, या मोल का यूनिट क्या है? ग्राम है। हम ये भी कह सकते हैं मोल एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है जो यूज़ होता है टू मैयर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मैयर करता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। सब्सटेंस हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास एटम्स हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस मॉलिक्यूल हैं, हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं, तो ये फार्मूला मैस हैं, तो ये सब हमारे पास क्या है? सब्सटेंसेस हैं। तो यही कह रहे हैं कि एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम मोल और मोल। अब वो हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस में क्या देखा था? पहले तो हम रिलेटिव एटॉमिक मैस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमने क्या देखा था? अगर हम तराजू में एक साइड पे अगर हम एक एटम रख दें, एटम को मैंने कहा था कि फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको मैयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ना कि हम एटम को देख सकते हैं, ना कि हम टच कर सकते हैं एटम को। ठीक है, तो हमारे लिए मैयरेबल करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि हम एटम को एक साइड पे रखते हैं और हमने एक एलिमेंट लिया था कार्बन, जिसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया था, जो कि हम लेबॉर्ट्री में ऐसा नहीं कर सकते। हम वैसे तो कर देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस में कंपेरेबल हमने किसी भी चीज़ को करना हो तब तो हम कर देंगे उसको एटम के इक्वल, बट ये फिज़िकली और एक्सपेरिमेंटली लेबॉर्ट्री में पॉसिबल नहीं है और हम ऐसा नहीं करते। तो हमें अगर कहा जाए कि आप लोग लैब में इसको ले जाओ, इस एटम को ले जाओ, जाके इसको मैयर करो, इसको इक्वल लेके आओ उसके, इसको जाके करो, तो हम लैब में जाके क्या उसको तोड़ देंगे? एटम तो हमें वैसे ही नहीं नज़र आता ना, हम उसको टच कर सकते हैं, तो उसको तोड़ेंगे कैसे? ठीक हो गया ना, हम उसको तोड़ेंगे कैसे? वो यही कह रहे हैं, लेबॉर्ट्री में तो हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते ना, हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो फिर ये हमारे पास हमने इसको रिलेटिव एटॉमिक मैस को पीछे छोड़ दिया, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लेके आए? मॉल का कॉन्सेप्ट लेके आए, उसको हम मॉल कहते हैं। हम मॉल का कॉन्सेप्ट लेके आए, हम जाके अब ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, कि इसको लेबॉर्ट्री में जाके लेके जाओ और इसको मैयर करके लेके आओ, तो हम उसको मैयर के किस में करेंगे? ग्राम में करेंगे या किलोग्राम में मैयर करेंगे, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर रिलेटिव एटॉमिक मैस के ज़रिए उसको फाइंड करेंगे AMU के ज़रिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिजिकली, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, अगर कोई हमें कहे कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, हमने उसकी टॉपिक हमने वीडियो ली हुई है, हमें समझ आ गई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को यही सजेशन करूँगी, तो प्लीज़ जाके बच्चों सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मैस की वीडियो आप लोग देखो, और उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, तो ही आप लोगों को मोल, एवोगैड्रोस नंबर, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस के बारे में समझ आएगी। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ सकती। तो पहले जाके आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मैस का लेक्चर लो, उसके बाद आप लोगों को ईजिली इसकी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो इसका लिंक जो सा है रिलेटिव एटॉमिक मैस का, वो डाल दूँगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया वो। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है, अगर हम देखें, अगर हमने वो वीडियो ली है, अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना, 1 AMU रिलेटिव एटॉमिक मैस देखते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मैस हमें पता है 12 होता है AMU, अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मैस देखते हैं। तो हम यही कहते हैं, जो कार्बन का है हम कहेंगे कार्बन को ले जाओ, कार्बन का एटॉमिक मैस, कार्बन को लेबॉर्ट्री में ले जाओ और इसका मैस फाइंड करके लेके आओ। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते इसका मैस AMU में। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस AMU को हम चेंज कर देंगे ग्राम में, बस यही करना है। ठीक है, वो ये कहेंगे ना कि इसको मैयर करके लेके आओ, तो हम इसको ग्राम में मैयर करेंगे। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि कार्बन को हमने मैयर करना है, अच्छा हमें मैयर करने के लिए कहा है, एक्सपेरिमेंटली हमें इसको मैयर करने के लिए कहा है, तो हमारे पास हमारे माइंड में आएगा इसका, हमने एटॉमिक मैस यूनिट, हमने इसका एटॉमिक मैस क्या पढ़ा था? अगर हमें कहें कि 1 कार्बन का आप लोग
मैस फाइंड करके लेके आए, एक कार्बन का आप लोग मैस फाइंड करके लेके आए, यानी कि आप लोग 1 मोल इसका बना के लेके आए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो 12 होता है, तो हम 12 ग्राम लेंगे, 12 ग्राम लेंगे ना। तो यही चीज़ है कि आप लोगों ने ये नहीं कन्फ्यूजन करनी कि 1 मोल में कितने होंगे, कितने कार्बन होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमने एटॉमिक मैस, जितना एटॉमिक मैस होगा उतने ही मोल होंगे, ठीक है। अगर 12 ग्राम है, अगर 12 उसका एटॉमिक मैस है तो इज़ इक्वल टू 1 मोल। अगर हमारे पास 2 हो जाते कार्बन, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते 12 के साथ उसके एटॉमिक नंबर के, तो हमारे पास 2 मोल आ जाते ना। तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें इतना दे दिया, ऑक्सीजन जैसे हमें दे दिया, जैसे ऑक्सीजन है, अगर वो कहेंगे 16 AMU आप लोग फाइंड करके लेके आएँ लेबॉर्ट्री में, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इसका मैस ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो 16 ग्राम हमारे दिमाग में आएगा, नहीं हमारे माइंड में आएगा, हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 16 था। तो 16 जो सा है वो किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम एक ऑक्सीजन का किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक हो गया। बस यही है कि AMU की जगह, चूँकि हम AMU को फाइंड नहीं कर सकते, हम इस यूनिट को लेबॉर्ट्री में फाइंड नहीं कर सकते, तो हम बिगर यूनिट लेके आते हैं, किलोग्राम्स में लेके आते हैं, ग्राम्स में लेके आते हैं। तो इसीलिए हमने मोल का कॉन्सेप्ट लिया। तो 1 मोल जो सा होगा वो किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम के, या 1 मोल किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम के। वो यही कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है, 1.008 ग्राम। इसी तरह अगर हम कहते हैं 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन, अगर चलें ये कहते थे 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो किसके इक्वल होगा, 1.008 मोल के। यानी कि 1 मोल 1 ग्राम ही है, ठीक हो गया। या ये कह सकते हैं ग्राम का यूनिट मोल है, मोल का यूनिट ग्राम है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल है, 12.0 ग्राम के, ठीक हो गया। और 1 ग्राम ऑफ मोल, अच्छा उसके बाद है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डिफाइन में क्या था, एटॉमिक मैस, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में अब हम क्या मॉलिक्यूल में अब देखेंगे, मॉलिक्यूल हमारे पास H2SO4 का है, ठीक है। H2SO4 का है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास 1 एटॉमिक मैस होता है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। जो कि फॉस्फोरस, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 16, ठीक है। 16 और 16 हमारे पास 32 हो जाएगा। और इसका हमारे पास होता है ऑक्सीजन जो है टॉपिक नंबर इसका 8 होता है, और 16 हमारे पास एटॉमिक मैस होता है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम आ जाएगा। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम आ जाएगा। यानी 1 ग्राम किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का जो सा है ना वो 98 ग्राम के इक्वल होगा। या 1 मोल ऑफ H2SO4 किसके इक्वल होगा, 98 ग्राम के। या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 किसके इक्वल होगा, 98 ग्राम के। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के। या 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल है। उसके बाद डिफाइन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था फॉर्मूला मैस, हमारे पास है फॉर्मूला मैस। क्या है कि फॉर्मूला मैस में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला मैस बनता है। तो यही कह रहे हैं फॉर्मूला मैस में आयंस होते हैं, तो N+ आयंस और Cl- आयंस, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल है NaCl का, इसका हमने एटॉमिक मैस फाइंड करना है ना। NaCl का 11 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मैस कितना 23 हो जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 35.5 इसका एटॉमिक मैस हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम हो जाएगा हमारे पास इसका एटॉमिक मैस। तो 1 मोल किसके इक्वल है, NaCl का 58.5 ग्राम के। इसी तरह अगर हम कहें 1 ग्राम फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl तो किसके ग्राम इक्वल है, 58.5 ग्राम। तो ये क्या चीज़ है, 1 ग्राम 1 मोल ही है बच्चों। सिंपली मैं ये कहना चाहूँगी। हमने डिफाइन में देखा है कि मैंने आयनिक मैस ऑफ सब्सटेंस को भी कहा है। अगर हम देखें जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, आयंस से मिलकर बने होते हैं ना। और जब हम इन आयंस के मैस को जब हम मेजर करते हैं ना तो क्या होता है, आयनिक मैस होता है, ठीक है। और मैसेज जैसा होता है ना, इन आयंस के जो मैस होते हैं इनको मेजर करते हैं, उनको हम आयनिक मैसेज कहते हैं। वही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है, जिसमें आयनिक मैसेज क्या होते हैं, हाइड्रोक्सल आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव हम देखते हैं जैसे OH- है, हाइड्रोक्सल आयन है ये हमारे पास। तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मैस कितना होता है,
16 होता है ना हमारे पास, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 AMU आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मगर ये हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल है, तो हम इसको ग्राम्स में ले लेंगे, हम इसको मोल में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास ग्राम में आ जाएगा ना ये। तो 1 मोल जो सा होगा ना, 1 मोल ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 17 ग्राम, ये नीचे भी लिखा है। और 1 ग्राम आयनिक मास, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इस तरह क्यों लिख सकते हैं, हमें कंफ्यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, हमें जब पेपर में हमें कोई न्यूमेरिकल्स दिया जाता है, इनका सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए कुछ दिया जाता है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ ये क्या दे दिया कि 1 ग्राम आयनिक मास हम कैसे फाइंड करें, या आ जाता है अच्छा हमने तो 1 ग्राम आयनिक मास पढ़ा था, तो 1 मोल कैसे इन्होंने हमें दे दिया कि 1 मोल आप लोग फाइंड करो। तो बच्चों ये एक ही चीज़ है। इसी तरह मैंने आप लोगों को दोनों कंपेरेबल चीज़ें करके बताई हैं, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में भी, और फार्मूला मैथ्स में भी आप लोगों को दोनों कंपेयर करके बताया, और इसमें भी आयनिक मास में भी कि 1 ग्राम आयनिक मास ऑफ OH भी वही है 17 ग्राम। इसी तरह हमारे पास सल्फेट है। सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 196 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास जो सा होता है कि सल्फ़र का होता है हमारे पास 15 होता है हमारे पास, तो इसका हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 AMU आ जाएगा। अगर इसको फाइंड करना मुश्किल है तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, मोल्स में, कि 1 मोल जो सा होगा SO4 का किसके इक्वल होगा 96 ग्राम के, 1 मोल ऑफ SO4 -2 किसके इक्वल होगा 96 ग्राम के, और 1 ग्राम आयनिक मास ऑफ, तो वो भी 96 ग्राम के ही इक्वल होगा बच्चों। अभी मैं न्यूमेरिकल्स में आप लोग को बताती हूँ। जिस तरह हमारे पास ये है कि हम मोल को एब्रीवेट करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। एब्रीवेट करते हैं मोल को MOL से, और मोल इज़ एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कह रही हूँ कि हमने एवोगैड्रोस में हमने उस एवोगैड्रोस के नंबर जो सा है हम उसको क्यों लेके आए थे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को, क्योंकि वो जो सा नंबर है ना वो एवोगैड्रोस नंबर है, वो फाइंड करता है पार्टिकल्स, जो एटम्स के पार्टिकल्स को, चाहे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल हो चाहे फॉर्मूला मैथ्स के पार्टिकल्स हो, उनको फाइंड करता है, उनको मैयर करता है वो। तो हम जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम्स में, तो उनको इजीली वो मैयर कर सकते हैं, उसको हम इक्वल ले आते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के, ठीक है। वो यही कह रहा है। और मैथ्स को हम मैथ्स ऑफ सब्सटेंस को हमने किस में देखा है, मोल्स में देखा है कि इसका मैथ्स क्या है, ठीक है। मैथ्स को हम ग्राम्स भी तो कहते हैं ना, मैथ्स ग्राम्स ही होता है ना, वेट ही होता है किसी चीज़ का। तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट हमें ग्राम्स में मिलता है। तो मोल इज इस्टेब्लिश, मोल जो है ना वो इस्टेब्लिश करता है लिंक किसमें, मैथ्स में और पार्टिकल्स में। वो भी आप लोगों को बताती हूँ। सब्सटेंसेस हमने पढ़ा था, एक मिक्सचर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। मिक्सचर तो 2 टाइप्स के होते हैं ना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स की शक्ल में होते हैं, कंपाउंड्स की शक्ल में होते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट एटम जो से होते हैं, मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एलिमेंट्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स मिलते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मैसेज को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, पता है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने जो फाइंड किया था मैसेज को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में, उनका यूनिट हो जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास में। जब हम मोल्स में करते हैं तो उसका ग्राम हो जाता है उसका यूनिट, और एवोगैड्रोस नंबर में भी ग्राम हो जाता है, मोल्स हो जाता है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के इक्वल होता है ना। तो यही कह रहे हैं 1 दीज मैसेज, जब ये जो से मैसेज है ना रिलेटिव एटॉमिक मास में, ये जो से मैसेज है उनको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। जब इनको हम एक्सप्रेस करते हैं ना तो ये हमारे पास क्या होता है, मोलर मैसेज होते हैं। क्या कह रही हूँ, जब मैं इन रिलेटिव एटॉमिक मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, इस एटॉमिक मास को जब हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो हमारे पास क्या बन गया, 1 मोल हमारे पास मोलर मास बन गया। मोलर मास ही होता है मोल्स। अब रिलेशन हम देखते हैं मोल्स का और मास का, ठीक है। मोल का और मास का हम रिलेशन देखेंगे, उसके बाद पार्टिकल का भी हम रिलेशन देखेंगे कि मोल क्या है। अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए नॉन मैस। हमें नॉन मैस दिया होगा, अगर हमसे किसी भी न्यूमेरिकल में पूछा होगा कि इस चीज़ का, इस एलिमेंट का, इस मॉलिक्यूल का, इस फॉर्मूला यूनिट का हमें मैस बताएं, हमें मैस दिया हुआ है, इसका आप लोग मोलर मैस बताएं, इसका मैस बताएं आप लोग, या इसका आप लोग नंबर ऑफ़ मोल्स बताएं इसके कितने हैं। तो हमें उसका मोलर मैस पता होना चाहिए, उसका नॉन मैस दिया होगा या उसके नंबर ऑफ़ मोल्स दिए होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए, वो फाइंड करने हैं तो हमें नॉन मैस दिया होगा, और मोलर मैस हम उसका फाइंड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें नॉन मैस नहीं दिया, हमें मैस नहीं दिया, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है कितने होते हैं, और मल्टीप्लाई मोलर मैस अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। बट अगर हमें नॉन मैस दिया और नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हमने फाइंड करने हो तो उससे पहले हमें
ये फाइंड करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमें ये नॉन मैस हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। इस तरह हमारी बुक में 1.4 वाली जो एग्जांपल है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि अब ग्राम मॉलिक्यूल है ना, वो ये भी तो कह सकते थे कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि मोल आप लोग फाइंड करें, ग्राम मॉलिक्यूल अब उन्होंने उल्टा दे दिया ना, नंबर ऑफ़ मोल, यानी कि इसका मतलब है इन 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम जो सा है हमारे पास मैस हमें दिया हुआ है, और H3PO4 का हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि मोलर मैस हमारे पास है 98। H3PO4 का कैसे निकाला है मोलर मैस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस जो है 1 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 3 है, और 30 हमारे पास फॉस्फोरस का है, और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मैस होता है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 64 आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे 98 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा, मोलर मैस आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स अब हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ ग्राम्स हमने मॉलिक्यूल यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो वो किसके इक्वल होंगे, मैस ऑफ सब्सटेंस और मोलर मैस के इक्वल होंगे। हमने पीछे भी फार्मूला भी देखा है ना, तो मैस हमें दिया हुआ है 40 ग्राम और हमारी मोलर मैस दिया हुआ है 98, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा चीज़। ठीक है, इसी तरह हमारी बुक में मोल पार्टिकल और हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन हमें दी हुई है, इसका मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ़ मोल्स नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, उसको नॉन मैस फाइंड करना हो तो इधर आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ मोल्स और मल्टीप्लाई मोलर मैस यानी कि मोलर मैस, ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स ये आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरह हम पार्टिकल्स का भी फाइंड कर लेंगे, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इनकी मैं एग्जांपल 4-5 लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल इजीली हो जाए। तो होप कि आप लोगों को इतना तो मोल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। थैंक यू सो मच।